हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के बारे में। एक पार्ट हमने ऑलरेडी आज यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, ये उसका दूसरा पार्ट बनेगा। ठीक है गाइज, तो राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 जो है उसके अंदर नियम संख्या 1 से लेकर 11 तक दे रखी है। हमने नियम संख्या 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है गाइज, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उससे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो जरूर देखें और उसके बाद में ये वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अब नियम संख्या 6 से, और 6 को भी कई सारे सब क्लॉजों में बांटा गया है, तो हम पहले सब क्लॉज की बात कर लेते हैं। यानी कि नियम संख्या 6 सब क्लॉज 1, इसमें क्या दे रखा है? इसमें यह बता रखा है कि जब पूर्ण कार्यग्रहण दिवसों का उपभोग किए बिना कोई कार्मिक नए पद पर कार्यग्रहण कर ले तो नियम 5 सब क्लॉज 4 के तहत उसे देय कुल कार्यग्रहण काल में से कार्मिक द्वारा उपभोग किए गए दिनों को घटाते हुए मैक्सिमम 15 दिन के समय को उसके कार्मिक के समय को उस कार्मिक के लीव अकाउंट में पेल के रूप में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी कार्मिक को कार्यग्रहण काल दिया गया, ठीक है, यानी कि उसका स्थानांतरण हो गया तो उसको समय दे दिया कि आप 10 दिन के अंदर नए पद पर जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं कि किसी कर्मचारी को देय कुल कार्यग्रहण काल, मान लो किसी कर्मचारी को 15 दिन का टाइम दिया गया कि आपका ट्रांसफ़र इस विभाग से इस विभाग में हो गया, तो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए हम आपको 15 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है, अब 10 दिन तो वो गया नहीं, ठीक है, 10 दिन तो वो गया नहीं, 15 दिन में से तो कितने बचे? 5 दिन। तो ये जो 5 दिन जो शेष बचा ना, जिनका कर्मचारी ने उपभोग नहीं किया, तो वो पीएल के रूप में उस कर्मचारी के लीव अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है गाइज, और वो भी किस नियम के तहत? नियम संख्या 5 सब क्लॉज 4 के तहत। नियम संख्या 5 सब क्लॉज 4 में हमने पढ़ा था कि पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी यदि 1000 किलोमीटर है तो उसको 10 दिन का कार्यग्रहण काल दिया जाएगा, और पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी यदि 1000 किलोमीटर से अधिक लेकिन 2000 किलोमीटर से कम है तो उसको 12 दिन का कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। ठीक है, तो उस नियम के तहत, मतलब उस 5 सब क्लॉज 4 के तहत जो उनको 10, 12 और 15 दिन का जो कार्यग्रहण काल दिया जाता था, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे मान लो किसी को 15 दिन का कार्यग्रहण काल दे दिया, ठीक है, और उस कर्मचारी ने क्या किया? 10 दिन तो खुद ने उपभोग कर लिया और 5 दिन उसके बच गए। 15 दिन का उसको समय दिया, 10 दिन तो उसने उपभोग कर लिया और 5 दिन उसके बच गए, तो वो पेल के रूप में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है गाइज, लेकिन ये पेल के रूप में मैक्सिमम 15 ही जोड़े जा सकते हैं। जैसे मान लो ऐसी भी स्थिति हो सकती है, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊँ, उदाहरण के रूप में कि किसी कर्मचारी को मान लो 15 दिन का कार्यग्रहण काल दिया गया और वो उसी दिन जाके मान लो जो उसका पुराना मुख्यालय है उससे नए मुख्यालय पे वो जाके उसी दिन सेम डे ज्वाइन कर लेता है, यानी कि उपभोग दिन उसने 15 दिन का जो कार्यग्रहण काल का समय था उसमें से उसने एक भी दिन उपभोग नहीं किया। ठीक है, तो कितना बचा उसके, कितना टाइम बचा फिर? इनमें से 15 दिन। ठीक है, तो ये जो 15 के 15 दिन है वो उसके पीएल के रूप में, यानी कि प्रिविलेज लीव यानी कि उपार्जित अवकाश के रूप में उसके लीव अकाउंट यानी कि अवकाश खाते में ऐड हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये सुविधा दे रखी है, बहुत अच्छी सुविधा है। ठीक है गाइज, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसमें बता रखा है कि यदि किसी अस्थायी कार्मिक को कार्यग्रहण काल का वेतन देय नहीं है तो इस दशा में कार्यग्रहण काल के उपभोग नहीं किए गए दिनों को पेल के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। कोई भी कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक कौन सा? वो अस्थायी कार्मिक। ठीक है, तो यदि किसी कार्मिक को, अस्थायी कार्मिक को कार्यग्रहण काल का वेतन देय नहीं है, यानी कि उसको जो कार्यग्रहण काल दिया गया था उसका वेतन उसको नहीं मिल रहा, तो इस दशा में कार्यग्रहण काल के उपभोग नहीं किए गए दिनों को पीएल के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ था कि कर्मचारी को 15 दिन का कार्यग्रहण काल दिया गया, उसने उपभोग एक भी दिन का नहीं किया तो उसको खाते में 15 पीएल जोड़ दी। ठीक है गाइज, और ये अस्थायी कोई कर्मचारी है, ठीक है, और इसको क्या है कि कार्यग्रहण काल का वेतन नहीं दिया जा रहा, तो इस दशा में उस कर्मचारी ने क्या किया? जो कार्यग्रहण काल उसको दिया गया था उसमें से उसने जिन दिनों का उपभोग नहीं किया तो उनको पीएल के रूप में इसके लिए जोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि इस अस्थायी कार्मिक के लीव अकाउंट के अंदर पीएल के रूप में जो उपभोग नहीं किया गया था ना वो कार्यग्रहण काल के दिन, वो उसके लीव अकाउंट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है गाइज, यानी कि कर्मचारी को, मान लो इस अस्थायी कर्मचारी को 15 दिन का कार्यग्रहण काल का समय दिया गया, ठीक है, अब इसको कार्यग्रहण काल के दौरान इसको वेतन भी नहीं मिल रहा और इसने मान लो 2 दिन के बाद ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यानी कि इसने 2 दिन तो उपभोग कर लिए और बच गए 13 दिन, तो 13 दिन का पीएल इसके लीव अकाउंट में नहीं जुड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या 6 सब क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि कार्यग्रहण काल का उपभोग कैसे किया जाएगा, यानी कि छुट्टियों तथा नियमित अवकाशों के साथ उपभोग किया जा सकता है। आपको जो कार्यग्रहण काल का जो समय दिया जाता है उनको आप छुट्टियों के साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टियां कौन सी? जैसे ग्रीष्म काल की छुट्टियां आती है, ठीक है, तथा नियमित अवकाश, आप जो नियमित अवकाश लेते हो, कई प्रकार के अवकाश आते हैं, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, महात्मा गांधी जयंती हो गया,
होली दिवाली हो गया, तो इनके साथ आप कार्यग्रहण काल का उपभोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, CL के साथ कभी भी कार्यग्रहण काल का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 6 सब क्लॉज 3 की। इसमें क्या बता रखा है, इसमें दे रखा है कि जब कर्मचारी स्थानांतरण होने के कारण यात्रा पर हो तथा इसी दौरान पूर्व स्थानांतरण आदेश में अंकित स्थान से भिन्न किसी दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण के लिए निर्देशित किया जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो कर्मचारी का ट्रांसफर जयपुर से कहाँ हो गया, मान लो जोधपुर हो गया। अब वो जयपुर से निकल गया जोधपुर के लिए, ठीक है, तो ये यात्रा का समय है, तो मान लो वो यात्रा के समय के दौरान है, यानी कि यात्रा पे है वो अभी, ठीक है, बीच रास्ते में है, और उसको अचानक फ़ोन आया कि यार भाई साहब आपका ट्रांसफ़र तो जोधपुर नहीं, आपका ट्रांसफ़र तो बाड़मेर किया जाएगा, ठीक है। तो इस दशा में क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। अब इस दशा में क्या होगा, इस दशा में कर्मचारी संशोधित आदेश की प्राप्ति के अगले दिन से नए सिरे से कार्यग्रहण काल देय होगा। यानी कि कर्मचारी यहाँ पर था मान लो, यानी कि वो जयपुर से निकल गया और जोधपुर अभी पहुँचा नहीं, जोधपुर पहुंचा नहीं, बीच रास्ते में है, और उसको कह दिया कि आपका ट्रांसफ़र बाड़मेर हो गया, और पहले तो उसको जोधपुर के लिए बता दिया था, ठीक है, और अचानक उसके जो स्थानांतरण हुआ, जो ट्रांसफ़र हुआ, उसमें बाद में बदलाव हो गया, यानी कि परिवर्तन कर दिया गया। तो इस दशा में क्या है कि कर्मचारी को यहाँ पर, ये जिस स्थान पर हो, इस स्थान पर कर्मचारी को जो संशोधित आदेश मिलेगा, संशोधित आदेश कौन सा, कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो जोधपुर न किया जाकर बाड़मेर किया जाएगा। तो जिस दिन वो आदेश प्राप्त करेगा, ठीक है, उसके अगले दिन से, इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना, उसके अगले दिन से, सेम दिन से नहीं, उसके अगले दिन से जो संशोधित आदेश प्राप्त होगा उसके अगले दिन से नए सिरे से कार्यग्रहण काल देय होगा। अब उसको नया कार्यग्रहण काल दिया जाएगा, पहले वाला जो उपभोग किया था वो कोई काम का नहीं है अब, यानी कि उसको अब बिल्कुल नया कार्यग्रहण काल और नया दिया जाएगा, ठीक है गाइज। दूसरी चीज़, कर्मचारी को जिस स्थान पर संशोधित आदेश प्राप्त हुआ उसी स्थान से नए कार्यग्रहण काल की गणना की जाएगी। सीधी सी बात है, यहाँ पर मान लो वो अजमेर पहुँच गया, ठीक है, ये वाला स्थान मान लो अजमेर मान लो, तो अजमेर से अब क्या किया जाएगा कि जो नए कार्यग्रहण काल मिलेगा उसकी गणना अजमेर से ही की जाएगी, ठीक है। और यह मानते हुए जैसे कर्मचारी का स्थानांतरण उसी स्थान से हुआ हो, जैसे कर्मचारी का स्थानांतरण अजमेर से हुआ हो, इसी प्रकार मानकर उसका नया कार्यग्रहण काल उसकी गणना की जाएगी, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब गाइज हम नियम संख्या 7 की बात करते हैं। तो इसमें बता रखा है कि कार्यग्रहण काल का वेतन, यानी कि कार्यग्रहण काल के दौरान वेतन कैसे मिलेगा। तो कार्यग्रहण काल के दौरान कार्मिक को कर्तव्य पर माना जाता है, सीधी सी बात है। इसमें आपको भी पता है कि जयपुर से जोधपुर कर्मचारी जा रहा है, उसका ट्रांसफ़र हो गया तो वो ड्यूटी पर माना जाएगा उसको। ये नहीं है कि वो मतलब मजे ले रहा है, भाई 5 दिन का उसको टाइम दे दिया तो उसके तो मौज हो गए, नहीं, उसको ड्यूटी पर माना जाता है, कर्तव्य पर माना जाता है। और इस दशा में वेतन भत्ते इस प्रकार देय होंगे। कैसे देय होंगे, अगर हम वेतन की बात करें तो उसे कैसे वेतन मिलेगा। पुराने पद का कार्यभार किसी अन्य कार्मिक को सौंपने के पूर्व वाले दिन उसे जो वेतन प्राप्त हो रहा था वो वेतन उसको मिल जाएगा, ठीक है। और भत्ते कैसे मिलेंगे, डीए उसको दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति भत्ता उसको दिया जाएगा, एचआरए उसको दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वाहन भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ता उसको नहीं दिया जाएगा इस दिशा में, ठीक है गाइज। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि कर्मचारी कार्यग्रहण काल के दौरान वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा, ये मैंने बता दिया। लेकिन भत्तों की बात की जाए तो उसे वाहन भत्ता, ठीक है, और स्थायी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। जैसे कर्मचारी मान लो जयपुर से जोधपुर उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ मान लो उसको 2 दिन का कार्यग्रहण काल दिया गया, तो 2 दिन के बारे में बता रहा है कि 2 दिन तक उसको क्या मिलेगा, वेतन और भत्ते किस किस प्रकार मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा गाइज। अब हम नियम संख्या 8 की बात करेंगे। तो इसमें बता रखा है कि कार्यग्रहण काल अधिक लेने पर दंड, ठीक है। यानी किसी कर्मचारी को बोला गया कि आप 10 दिन के अंदर जयपुर से जोधपुर जाके ज्वाइनिंग कर लो, और वो भाई साहब क्या किया कि 10 दिन तक अब जयपुर ही रहा, और उसके बाद में यानी कि कार्यग्रहण काल का उपभोग उसने कर लिया पूरा, ठीक है, और उसके बाद में भी वो जोधपुर नहीं जा रहा, यानी कि नए स्थान पर नहीं जा रहा, ठीक है। तो उस दशा में उस पर क्या दंड दिया जाएगा, क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। जब कोई राज्य कर्मचारी कार्यग्रहण काल की समाप्ति पर नए पद पर कार्यग्रहण ना करें तो दिए गए कार्यग्रहण काल की समाप्ति के पश्चात वेतन नहीं दिया जाएगा। यानी कि 10 दिन का उसको समय दिया गया कि आप जयपुर से कहाँ जाओ, जोधपुर, ठीक है। अब वो कर्मचारी गया नहीं, और उसके बाद में ये 10 दिन की अवधि के समाप्त होने के बाद में मान लो, मतलब 10 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद में जितने दिन भी वो नहीं गया ना, उस अवधि का उसको वेतन नहीं मिलेगा गाइज, ठीक है। देय कार्यग्रहण काल की अवधि के पश्चात की अवधि को सेवाभंग माना जाएगा तथा पूर्व की सेवा को जब्त यानी कि समाप्त माना जाएगा।
देय कार्यकाल काल की अवधि के पश्चात की अवधि जो भी है, यानी कि उसको 10 दिन का समय दिया गया कि आप जयपुर से जोधपुर जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है, और वो 10 दिन के जो समय दिया गया था उसमें जाके उसने ज्वाइन नहीं किया और बाद में भी वो क्या कि एब्सेंट चलता रहा, गया नहीं वो, ठीक है, तो उस अवधि को सेवा भंग माना जाएगा, यानी कि इंटरप्शन इन सर्विस माना जाएगा। और उससे जो पहले वाली उसकी जो सर्विस की है ना, 10 साल की 5 साल की जो भी है, उसको समाप्त माना जाएगा, यानी कि उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है गाइज। और उसको आगे फिर पेंशन वगैरह में कई सारी चीज़ों में दिक्कत आएगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाएगी। लेकिन उस कर्मचारी ने क्या किया, संतोषप्रद कारण प्रस्तुत करने पर, यदि मान लो कर्मचारी संतोषप्रद कारण प्रस्तुत कर दे, ठीक है, तो नियम 5 सब क्लोज 5 में वर्णित परिस्थितियों के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य कार्यकाल काल में वृद्धि की जा सकती है, या फिर उस अवधि का EOL स्वीकृत कर प्रकरण को नियमित कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज। यदि कर्मचारी के साथ मैंने आपको बताया था कि नियम 5 सब क्लोज 5 में कि कर्मचारी के कार्यकाल काल में वृद्धि की जा सकती है, कब, जैसे मान लो हड़ताल हो जाए, भूकंप, आंधी, बाढ़, तूफान कुछ भी आ जाए, तो उसमें कर्मचारी की तो गलती है ही नहीं भाई, कर्मचारी को 2 दिन का समय दिया गया मान लो। अब कर्मचारी जयपुर से मान लो राजसमंद जा रहा है और बीच में मान लो आंधी तूफान बाढ़ आ जाए, कुछ भी भूकंप आ जाए और कर्मचारी को 10 दिन लग गए, ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा ही है कि भाई उसको 2 दिन का टाइम दिया गया और वो 10 दिन में जाके ज्वाइन कर रहा, तो उसके 8 दिन का वेतन नहीं मिलेगा और कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कर्मचारी ने बोल दिया कि सर तूफान आ गया था, बाढ़ आ गया था, हड़ताल हो गई थी, जो भी कारण है वो बता देगा कर्मचारी, तो फिर बाद में वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है ना, वो क्या करेगा कि उसको सामान्य कार्यकाल काल में उसको वृद्धि कर देगा। उसको मतलब 2 दिन को उसको समय दिया गया और उसको लग गए 10 दिन, यानी कि जयपुर से राजसमंद जाने में, तो 2 दिन का समय दिया गया था, लग गए 10 दिन, यानी कि 8 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो 8 दिन को क्या किया जाएगा कि कार्यकाल काल में वृद्धि कर दिया जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा मान लिया जाएगा कि ठीक है अब आपका कार्यकाल काल हमने 10 दिन मान लिया है, या फिर उस अवधि का EOL स्वीकृत कर प्रकरण को नियमित कर दिया जाएगा, या फिर उस अवधि का, कौन सी अवधि का, ये 8 दिन की अवधि का EOL यानी कि उसको अवैतनिक अवकाश दे दिया जाएगा, और पहले वाली जो सेवा थी उसको नियमित मान लिया जाएगा, यानी कि जब्त भी नहीं किया जाएगा और उसको समाप्त भी नहीं किया जाएगा पहले वाली सेवा को, ठीक है गाइज, यानी कि उसको रेगुलर माना जाएगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 9 की। इसमें बता रखा है विविध यानी कि मिसक्लेनियस। क्या है इसमें, जब राज्य सरकार के किसी विभाग को यह पता लगे कि इन नियमों का कोई नियम किसी प्रकरण में अनावश्यक कठोरता उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वह विभाग उस नियम को समाप्त कर सकता है या फिर उस नियम में शिथिलता यानी कि रिलैक्सेशन प्रदान कर सकता है, ठीक है गाइज। अब नोट लगा के इसमें बता रखा कि इसके लिए FD यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य है इस चीज़ के लिए, ठीक है गाइज, तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 10 की। इसमें बता रखा है कि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई संदेह यानी कि डाउट उत्पन्न होता है तो इस दशा में मामले को FD यानी कि वित्त विभाग को भेजा जाएगा। नियम संख्या 11 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि कार्यकाल काल के इन नियमों के लागू होने से इससे संबंधित पहले के सभी जो नियम बने हुए थे, आज्ञाएँ थी तथा आदेश जो भी निर्देश थे, आदेश निर्देश जो भी थे वो सारे निरस्त किए गए हैं, ठीक है, यानी कि कार्यकाल काल नियम 1981 के जारी होने के बाद में इनसे संबंधित यानी कि कार्यकाल काल से संबंधित जो भी नियम, आज्ञा और जो आदेश निर्देश बने हुए थे वो निरस्त माने जाएंगे, निरस्त किए जाते हैं, ठीक है गाइज, ये नियम संख्या 11 में बता रखा है। और गाइज अब आपका RSR पूरा हो गया, RSR कंप्लीट है और ये ज्वाइनिंग टाइम, ये आपका लास्ट वीडियो था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो गाइज आप अब मस्ती से पढ़ें आप, ठीक है, मैंने आपके लिए RSR को कंप्लीट कराने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है और मैंने यही सोचा था कि आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट और सही सूचना पहुँचे ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है गाइज। तो गाइज अगेन मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करें और बिल्कुल भी निराश ना हो, परेशान ना हो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।